चलें जी, आज का हमारा जो लेक्चर है 150 से ऑनवर्ड है, 150 से ऑनवर्ड है। 149 मैं 149 का आपको बता देता हूँ। देखें, व्हेन विटनेस हैज बीन आस्क्ड एंड आंसर्ड, व्हेन विटनेस हैज बीन आस्क्ड एंड आंसर्ड, ये चीज़ है। जब क्वेश्चन एक विटनेस से एक क्वेश्चन हो गया है और उसने जवाब दे दिया है, ठीक है, जो कि मतलब उसका उसने जवाब दे दिया है, तो देन उस पे मजीद एविडेंस नहीं ली जाएगी टू कंट्राडिक्ट हिम, ठीक है। नो एविडेंस। ये सर पढ़ा था मैं, 148 समझ रहा था। हाँ, ये पढ़ा था कि दोबारा उससे को जो उसने जवाब दे दिया, दोबारा एविडेंस नहीं मांगी जाएगी कि उसके आंसर को हमने कंट्राडिक्ट करें, ठीक है, उसके आंसर को कंट्राडिक्ट करें। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, उसे कहा गया कि आप प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, कहता है नहीं मैं कन्विक्टेड नहीं हूं, मैं तो हाजी साहब हूं, फिर उसकी कन्विक्शन पे आप एविडेंस दे सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा उसकी बताया गया कि अगर वो कोई आस्क एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी, अगर उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आप जो है ना पार्शियल हो गए हैं, आप दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं, ठीक है, वो कहता है नहीं, तो फिर इस इम्पार्शियलिटी पे भी आप एविडेंस दे सकते हैं। ये आपका है 149। आज का जो हमारा मेन है वो दो तीन टॉपिक है। एक तो है आपका 150 हॉस्टाइल विटनेसेस, और 151 भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो आगे है जी 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी, वो हमारे जो आज के मेन टॉपिक है। ये हमारे आज के मेन टॉपिक है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी 150 क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, अपने विटनेस से क्वेश्चन करना। कहता है कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, अब ये कोर्ट की मर्जी है, अब ये कोर्ट की मर्जी है कि अलाउ करे या ना करे। कोर्ट में in its discretion permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross examination by adverse party। कोर्ट अलाउ कर सकती है कि अपनी पार्टी को कि आप विटनेस से ऐसे क्वेश्चन भी कर सकें जो कि क्रॉस में करने चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरी पार्टी ने क्वेश्चन करने थे, आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये आपका 150 है। 150 बेसिकली वो करता है होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस के बारे में कोई व्यूज देना चाहेगा कोई भी, एनी पर्सन? ये होस्टाइल विटनेस क्या है, क्या हिसाब किताब है, क्या क्यों मतलब विटनेस सर ब्लैकमेल कोई एक स्टार्ट करे जी। मैडम आप बताएं जी। शास्ता साहब, ऐसा विटनेस जो कि गवाही दे रहा हो वो आपके विटनेस देंगे, यानी आपका अपना ही गवाह जो आपके खिलाफ एविडेंस दे तो वो होस्टाइल विटनेस है। हाँ जी, ऐसे ही है। और कोई व्यूज देना चाहें? सर इसमें होस्टाइल विटनेस वो होता है ना जो कि मतलब जो सच्चाई हो वो ना बताना चाह रहा हो, डिजायरस ना हो, और फिर वो दोनों जो होती हैं पार्टीज वो उसे क्रॉस एग्जामिन करती हैं। हाँ जी सर इसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ जो है वो मतलब अपना एक विटनेस करे और उस पे इन्हिसार करे कि ये विटनेस मेरे हक में, मेरे बारे में, फॉर एग्जांपल कोई एग्जीक्यूशन हो, कोई स्टाम हो जिसमें मतलब वो गवाह वो उस बारे में वो कर रहा हो, और प्लेंटिफ ने ये वो किया केस किया हो कि भाई मुझे आधे पैसे मिले और आधे नहीं मिले। इसमें जो है ये गवाह और इसे पता हो कि मतलब आधे पैसे मिले थे और आधे नहीं मिले थे, और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन में सॉरी वो किसी जगह पे मतलब ये बोल दे कि हाँ बिल्कुल मेरे सामने ये पैसे तो दिए थे लेकिन वो और भी दिए थे, पूरे भी दिए थे, या कोई ऐसी बात उसमें वो कर दे जो कि मतलब प्लेंटिफ की खिलाफ जाती हो, अपनी खिलाफ जाती हो, तो वहां पे वो जो पार्टी है जो प्लेंटिफ है वो वहां पे फिर हॉस्टाइल विटनेस और उसकी मतलब एक एप्लीकेशन देता है उसको री एग्जामिन करने के लिए कि जो है ना मतलब इसे मैं री एग्जामिन करना चाहता हूँ।
तो ये मतलब फिर उसे री एग्जामिन किया जाता है और वहां पे अगर दोबारा उसे फिर दोबारा क्रॉस एग्जामिन भी किया जाता है। हाँ जी, और कोई? चलें जी, मैं ना आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि मेरा मतलब कज़न था, कज़न का बेटा था, उस पे 376 का चार्ज लगा। ठीक है, 376 का चार्ज लगा और एफआईआर हुई उस पे, मतलब वो कंप्रोमाइज पे बेल हो गई थी। उसके बाद फिर चलान आया, तो चलान के दौरान कंप्रोमाइज हो गया हमारा, दूसरी पार्टी के खिलाफ कंप्रोमाइज हो गया। अब जो कंप्लेनेंट था, ठीक हो गया, कंप्लेनेंट और दूसरे उसके जो साथ ही दो आई विटनेसेस थे, जो कि मतलब एफआईआर में रखते हैं विटनेसेस के, फलां बंदर ने भी देखा था कि ये एक्यूज फलां फलां कर रहा था। ठीक हो गया, दो विटनेस, उनको कोर्ट में आके उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर कराया और उस पे ही क्रॉस कराई प्रोसिक्यूशन ने। ये एफआईआर के विटनेसेस वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस से उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर कराया और उन्होंने अपने मतलब जो रियलिटी जो एफआईआर में उन्होंने कहा था कि हाँ जी, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये ऐसा हो रहा था। ठीक हो गया, उन्होंने कहा कि जी हमने कोई कुछ भी नहीं देखा, ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। तो इस बेस पे वो मतलब क्योंकि एविडेंस कंप्लीट नहीं थी तो वो एक्विट हो गए। ये बेसिक कंसेप्ट है आपका हॉस्टाइल विटनेस का, कि आपका विटनेस जो होता है, जो पार्टी कॉल करती है, जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने उन विटनेसेस को बुलाया था तो वो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन की फेवर में एविडेंस देते जो ट्रू थी, लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने ट्रू एविडेंस नहीं दी, वो एक्यूज की फेवर में चले गए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मतलब प्रोसिक्यूशन का राइट हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन ऐसे विटनेस जो कि हॉस्टाइल हो जाता है उस पे क्रॉस कर सकती है। सर एक क्वेश्चन आ गया जी सर। एक स्टाम्प पर एक विटनेस है जो कि उसने एक मुआहदा एग्जीक्यूट किया है, वो विटनेस है इसमें, और हमने उस विटनेस को बुलाना है, उसके साइन और सर उसके साइन को हमने वेरीफाई करना है और उसका बयान लेना है कि वो मौजूद था, लेकिन मुझे पता है वो हमारे खिलाफ गवाही देगा, तो उसको हॉस्टाइल कैसे किया जाएगा सर? क्या उसको गवाहान में उसका नाम एज अ आम विटनेस डालेंगे या हॉस्टाइल विटनेस के तरीके से डालेंगे सर? इस पे रोशनी डालें। ये जो अहमद साहब आप बात करें, ये करें कि आपका मार्जिनल विटनेस था, एक एग्रीमेंट का मार्जिनल विटनेस। रोजर सर सही फरमा रहे हैं। ठीक है, वो आपका मार्जिनल विटनेस था आपका कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब एग्रीमेंट टू सेल का। ठीक है, अब वो आपके अगेंस्ट डिपोज नहीं करना चाह रहा, तो आपने उस पे, आपका पास राइट है कि आप उस पे क्रॉस कर सकते हैं। और क्रॉस का मकसद क्या है? क्रॉस का मकसद है टू चेक द विरासिटी ऑफ विटनेस, कि एक विटनेस की आपने विरासिटी चेक करनी है, कि उसकी सच्चाई चेक करनी है। ठीक है, सच उगलवाना है, ये है आपका मतलब बेसिक। वो आप उस पर क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस में आप उससे एडमिट करवा सकते हैं कि हाँ जी ये आपने आपके साइन है, ये आपने साइन किए थे, फलां की मौजूदगी में किए थे, फलां टाइम किए थे, फलां टाइम आपको फलां पर्सन घर से ले आया था, फलां पर्सन आपके फलां कपड़े थे, फलां ऐसी सिचुएशन थी, आपने आपने उससे सच उगलवाना है। सर इसको कोर्ट में बुलाएंगे कैसे हॉस्टाइल विटनेस को? अपने गवाहान की लिस्ट में इसका नाम शामिल करना है कि नहीं? इसके लिए कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी हमें सर? ये अहमद साहब आपका तरीकेकार के पता है क्या, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है। ठीक हो गया, उसमें आप के ये विटनेस है, आपका ही विटनेस है। ठीक है, ये मतलब जो एग्रीमेंट टू सेल जिनकी फेवर में होता है वो परचेजर का ही विटनेस होते हैं, ये दोनों वो अपने विटनेसेस डालता है, जो बायर है परचेजर है। ठीक हो गया, वो सूट फाइल करेगा और वो उनकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में ये दो नाम होंगे। अगर वो आपके कहने पे नहीं आ रहा तो आप कोर्ट को कह सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोर्ट में ऑर्डर 16 है सीपीसी का,
उसमें दे सकते हैं। अगर मतलब ऑर्डर 16 के तहत एक एप्लीकेशन देंगे कि इस विटनेस को एज ए कोड विटनेस बुलाया जाए, तो वो एज ए कोड विटनेस आएगा और आप उस पर क्रॉस कर सकते हैं। जी सर, 16(2) की एप्लीकेशन एज अ कोर्ट विटनेस, ठीक है सर, बजा फरमाया। चलें जी सर मेरा सर क्वेश्चन है सर इसमें। जी विकास साहब। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा बता देना जी सर। बेसिकली अगर मतलब आपने जैसे कहा कि एक विटनेस वगैरह नहीं आता कोर्ट में तो हम कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं 16(2) तो फिर बेसिकली हम तो जानते होते हैं कि वो हमारे खिलाफ ही आकर देगा गवाही। हम्म। तो अगर इसको गवाह को रहने दें बजाय इसके कि इस पर देन हॉस्टाइल विटनेस बनाकर देन इस पर क्रॉस एग्जामिन री एग्जामिन करें हम, तो फिर इसमें हमारे लिए फायदेमंद कौन सी चीज है, कौन सी बेनिफिशियल है जो प्लेंटिफ के लिए? असल में अदनान साहब, उसमें ये होता है कि जो आपके मार्जिनल विटनेसेस होते हैं ना, वही आके प्रूव करते हैं। जो हमारा 79 कहता है, 79 विटनेस आर्टिकल 79 क्या कहता है? कहता है कि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है जो कि इन रिटन फॉर्म में होना चाहिए और उसको अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो कोर्ट उसको उतनी देर तक एविडेंस में नहीं लेगी जब तक वो अटेस्टिंग विटनेसेस आके कोर्ट में कह ना दें कि हाँ जी हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। तो मार्जिनल विटनेस ही आपका वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है सूट वो प्रूव करते हैं। अगर मार्जिनल विटनेस नहीं आए तो फिर वो तो वैसे ही कोर्स जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट, तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टोटल आपकी डिस्क्रिप्शन है। सेक्शन 22 भी यही कहता है। सेक्शन 22 आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1877 का, उसमें कहता है कि कोर्ट की टोटल डिस्क्रिप्शन है। अगर केस बनता है तो ना करे, ना ही बनता कर दे। ठीक है, तो मार्जिनल विटनेस ही आपके ले आएंगे तो फिर आपका प्रूव होगा। ठीक हो गया। चलें जी आगे। जी कहता है जी 150। सर मेरा मेरा जी सर एक मैडम, क्वेश्चन जी है। वकास साहब। सर ये जो है हॉस्टाइल विटनेस को इन क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग उसमें से किस तरह डिक्लेयर करवाया जाता है? मैंने आपको पहले मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताई है। एक आप जी विटनेस सर देखें, एक हॉस्टाइल विटनेस क्या है कि एक जिस पार्टी उसको कॉल करती है उसके अगेंस्ट डिपोज करता है ये हॉस्टाइल विटनेस। उसके अगेंस्ट डिपोज करता है तो कोर्ट उस पे जो है ना क्रॉस मतलब कोर्ट उस वो पार्टी कोर्ट की परमिशन से उस पे क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। ठीक है सर। ठीक है, चलें। हॉस्टाइल विटनेस के बारे में क्या है कि विटनेस कुड बी डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल only when the manner he gives evidence the court would come to conclusion that it was not desirous for telling truth to court when he was declared hostile। अब ये हॉस्टाइल कब मतलब होगा? जब कोर्ट को लगेगा कि ये जो पर्सन है ये अदालत को सच नहीं बता रहा, अदालत को सच नहीं बता रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ट्रायल हो रहा था, ट्रायल में कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वही विटनेस आए कोर्ट में। पहले उन्होंने कहा था कि हमने अपनी आंखों से देखा कि ये पर्सन आया, ये अपने हमारे घर में आके इसने ये किया और वापस चला गया। अब कोर्ट में आके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये पर्सन नहीं था, ये तो हमने गलत बयानी से कहा था, ये नहीं कहा था। तो वो हॉस्टाइल हो गए थे। फिर उस पर प्रोसिक्यूटर ने अपने मतलब जो क्वेश्चन करने थे वो किए और उसके बाद फिर कोर्ट ने डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस की वजह से उसको अनफिट कर दिया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है प्लीज, अगर बुरा ना मनाए तो। जी अहमद साहब। सर ये लिस्ट ऑफ हमने विटनेस दे दी है और इस बंदे का नाम भी लिख दिया जो मार्जिनल विटनेस है, जो एक समझे नंबरदार है गांव का। अच्छा सर, वो आके उसने बयान दे दिया अभी कोर्ट में, तो हम तो उस पर जिरा नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट ऑफ विटनेस में हमने उसको शामिल किया हुआ है। तो सर अब मसला ये है कि हम जब उसका बयान इन चीफ हो जाएगा उसके बाद हम एप्लीकेशन देंगे कि हमें जिरा का मौका दिया जाए सर, ये हॉस्टाइल विटनेस इसको डिक्लेयर किया जाए, ऐसे ही होगा सर? इसमें अहमद साहब पता है क्या, जब आप वो क्रॉस हो रहा होता है ना, चीफ तो आपने कर लिया, फिर क्रॉस हो रहा था तो फिर वो आपके अगेंस्ट डिपोज करने लग जाता है। ठीक है, तो वहीं पे आप कोर्ट को
एप्लीकेशन भी देने की जरूरत नहीं, तो वहीं पे आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये माय लॉर्ड, ये चूंकि मतलब सच नहीं बता रहा, ठीक है, ये डिपोज कर रहा है, अक्यूज को फेवर कर रहा है या दूसरी पार्टी को फेवर कर रहा है, तो इस पे मैं क्रॉस करना चाहता हूँ। फिर कोर्ट आपको क्रॉस करने का मौका देती है, ऑन द स्पॉट होता है वही। उस टाइम आप कोर्ट को अलाउ कहते हैं तो कोर्ट आपको अलाउ कर देती है। अच्छा सर, ये जो स्टेटमेंट देता है हॉस्टाइल विटनेस, इसकी वर्थ क्या होती है फिर? इसकी वर्थ ये होती है कि कहता है कि विटनेस हु हैड बीन डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल वुड नॉट बिकम अनवर्थी ऑफ क्रेडिट इफ फाउंड ट्रू एंड क्रेडिबल। ये साइटेशन है 2004 PCRLJ 1239। उसमें कहा गया कि अगर विटनेस हॉस्टाइल हो गया तो ये नहीं समझा जाए कि वो अनवर्थी ऑफ क्रेडिट हो गया है। अगर वो सच बोलता है तो वो ठीक है, ठीक है, सच बोलता है तो ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, अभी हमने अभी मतलब इस पे मजीद डिटेल करनी थी, क्वेश्चन करने थे, और आप पहले ही मतलब जो वो क्वेश्चन करने लग गए जो कि मैं आपको पहले बताने थे। मैंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है, वो सर्च करके फिर आपको लास्ट में आप क्वेश्चन किया करें, जब मैं आपको कहूँ कि हाँ जी आपका क्वेश्चन कोई है 150 पे, तो आप करें। सर ये काइंडली जरा साइटेशन रिपीट कर दीजिएगा। 2004 PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, PCRLJ 1239। सर ये अगर काइंडली आप ग्रुप में ये मैसेज कर दें सर, ये जजमेंट, तो बड़ी मेहरबानी होगी सर, गुमेगा नहीं हमसे। अच्छा, ये अहमद साहब आप अपने नोट्स बनाया करें, जो भी मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने साथ एक QSO का अलहदा रजिस्टर रखें। इसके बाद हमने CRPC स्टार्ट करनी है, तो CRPC के लिए एक अलहदा नोटबुक मतलब एक काफी को जिसमें 300-400 पेज हों, वो अलहदा आप बनाएं। जी सर। मैं बार बार ना ये कहता रहता हूँ, मेरी बात सुन जी लें सर, सुन लें एक दफा, बजा फरमाया, एक दफा सुन लें कि आप ना हर एक चीज, अब मेरे पास CRPC का अलहदा 2 रजिस्टर हैं, जो कि एक पे मैं रिसर्च करता हूँ, उसके बाद एक और रखा हुआ है, उस पर मैं मजीद उसको इनहेंस करके मतलब मेन हर चीज़ की अलग-अलग मैंने जो रिसर्च की हुई है वो मैंने अलग लिख रहा हूँ। इसके लिए है कि जो एक दफ़ा आप रिसर्च कर लेते हैं, वो बाद में आपको दोबारा रिसर्च नहीं करनी पड़ती उसी टॉपिक पे, ठीक है, दोबारा रिसर्च करनी नहीं पड़ती। ये तरीका होता है कि आप अपना एक रजिस्टर रखें, CRPC का एक अलग रजिस्टर हो, QSO का अलग रजिस्टर हो, CPC का अलग रजिस्टर हो, और हर सेक्शन जैसे कि आप हम पढ़ रहे हैं 150, तो 150 के लिए आप कोई 10 पेज छोड़ दें, ताकि एक पेज पे आज कुछ लिख लें, फिर हो सकता है कि महीने बाद कोई नई चीज़ आपको मिले 150 पे, तो आप महीने बाद फिर लिख लें, फिर हो सकता है कुछ 6 महीने बाद आप मिले, तो मतलब आपको वो 10 पेज अलग वो कम से कम छोड़ने चाहिए एक सेक्शन के लिए। इसी तरह 400-500 पेजेस का एक रजिस्टर रखें, जिसपे आप सिर्फ CRPC, PPC ये चीज़ें अपने आपके हाथ से जो लिखी हुई चीज़ होगी वो कभी नहीं भूलेगी, और वो चीज़ आपके ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेगी। सर मोबाइल में मैसेज इसलिए आपसे साइटेशन मांग रहा था सर, ये नोटबुक्स 2 घर रह जाती हैं, अगर हमें कोर्ट में किसी किस्म की जरूरत पड़े तो ये साइटेशन एकदम हम मोबाइल से निकाल मैं के कर दूंगा, ठीक है। सर ये किस चीज की साइटेशन है, ये भी जरा बता दें प्लीज दोबारा। ये कहता है कि विटनेस जो है अगर हॉस्टाइल भी हो गया तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो झूठा गवाह है, ठीक है। आगे जी आपका हॉस्टाइल विटनेस के बारे में यही था कि अगर हॉस्टाइल विटनेस होगा वो होगा जो कोर्ट को सच ना बता रहा हो, कोर्ट उसको हॉस्टाइल करेगी, ठीक है। इसी तरह आपका ये एक और साइटेशन में बताया गया कि मेडिकल ऑफिसर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है। मेडिकल ऑफिसर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, इन क्रॉस एग्जामिनेशन मेड अ वेग स्टेटमेंट इंटेंडिंग टू हेल्प अक्यूज्ड। अब वो आके जो मेडिकल ऑफिसर है जिसने MLC बनाई है या जिसने वो किया है आपका दूसरा
ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, वो आके ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे अक्यूज को हेल्प हो रही है, ठीक है, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस है। तो विटनेस ऑर्डर टू बी री-एग्जामिन्ड एंड सो दैट बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय प्रोसिक्यूशन इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट वहां पे उसको प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि आप इस पे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये था आपका 150 अकम्प्लेस पे। ये अकम्प्लेस इंपॉर्टेंट है। अभी 2020 के जो सिविल जज के पेपर हुए हैं उसमें यही सेक्शन पूछ लिया था अकम्प्लेस पे। सर स्क्रीन शो करें प्लीज सर। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। हो रहा है आपको शो? एक सेकंड सर। रोजर सर हो गया। एक सेकंड। जी सर आ गई। चलें जी, आ गया जी 151। 151 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस, कि विटनेस को कैसे इम्पीच किया जाता है। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। चलें जी, स्क्रीन भी शो हो रही है? जी सर हो रही। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस को कैसे इम्पीच किया जाता है। कहता है द क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्पीच्ड बाय इन फॉलोइंग वेज। कौन से तरीके हैं विटनेस को इम्पीच करने के? वो तरीके ये बता रहा है। कहता है एक विटनेस को इम्पीच कौन कर सकता है? बाय एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी भी कर सकती है, और द पार्टी बाय द पार्टी हु कॉल हिम, जो पार्टी जिसने कॉल किया है वो भी इम्पीच कर सकती है। ठीक है। अब एडवांस पार्टी तो ऑलवेज करती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन वो करती है, और वो जो पार्टी जो हु कॉल है वो कब करेगी? वो उस टाइम करती है जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे 150 को, कि जब विटनेस होस्टाइल हो जाता है। जब विटनेस होस्टाइल हो जाता है देन करते हैं। मैं एक मिनट देख लूं टाइम। ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका, अच्छा ये तरीके आप बता रहे हैं, 3 तरीके हैं जिससे आप विटनेस को होस्टाइल कर सकते हैं। 3 तरीके। कहता है बाय द एविडेंस ऑफ पर्संस हु टेस्टिफाई दैट द दैट दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्थी ऑफ क्रेडिट। अब जो लोग जो विटनेस आया है उसको जो लोग जानते हैं वो उनकी एविडेंस जैसे दोस्त हैं या हमसाए हैं या कोई रिश्तेदार हैं या कोई उसको उस विटनेस के बारे में कोई जानता है, तो वो कोर्ट में आके एविडेंस देगा कि हाँ जी ये विटनेस जो है ना, ये इसका पीछे रिप्यूट ये है, ये पहले भी 4 मतलब केसेस में झूठी गवाही दे चुका है, ये पहले ये तो ये देता ही गवाही है, गवाही देता रहता है, ये पहले भी मतलब जो है ना ये पैसे लेके गवाही दे देता है। मतलब पहला तरीका ये है कि उस विटनेस की गवाही मतलब एक तो उस विटनेस को इम्पीच इस तरह किया जा सकता है कि उसको जानने वालों की गवाही दे के, उसको जानने वाले, अब जैसे अदील अहमद गवाही देने आए हैं तो फिर नासिर साहब आके कहेंगे कि ये अदील तो पहले भी 4 केसेस में झूठ बोल चुका है। ठीक है। या वकार साहब आके कहेंगे कि नहीं ये तो पहले भी कन्विक्टेड पर्सन है, ये तो मतलब पहले 4 के खिलाफ एफआईआर है, ये तो सच्चा गवाह है ही नहीं। ठीक है। तो जो जानने वाले हैं उनकी एविडेंस है। दूसरा वो कह रहा है बाई प्रूव, बाई अब प्रूव देख के दैट विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, कि विटनेस ने रिश्वत ले ली है या एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब। अब दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है।
पहले क्या है, पहले वो पैसे ही लेके आ गया है, मतलब रिश्वत लेके झूठी गवाही देने आ गया है, रिश्वत लेके झूठी गवाही आ गई है, पैसे अब उसने ले लिए है। दूसरी जो कंडीशन है, हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब, इसमें वो बता रहा है कि उसने, उसको कहा गया कि आप झूठी गवाही दें तो आपको, आपके अकाउंट में हम 2 लाख रुपए भेज देंगे। वो कहता है चलें ठीक है जी, चलें ठीक है जी, उसको मतलब चेक दे देते हैं, ठीक है, जो कि अभी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, वो ट्रांसफर होना है हफ्ते बाद, जो जब टेस्टिफाई कर देगा। तो मतलब वो अब उसने, अच्छा हमारी ना 10 मिनट तक मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लूंगा, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन में उसने अभी, उसको पैसा नहीं मिला, लेकिन यह है कि वो ठीक हो गया। अब दूसरा वो कह रहा है कि तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि हैज एक्सेप्टेड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस, या वो कोई और कोई दूसरी करप्ट इंड्यूसमेंट ले चुका है कि और कोई बारात वगैरह कि जी आप मुझे, मैं एविडेंस देता हूँ, आप मुझे नौकरी दिलवा देना है, या मैं देता हूँ कि मुझे ये फलां फेवर करवा देना, ये फलां काम मेरा करवा देना, ठीक है। ये चीज़ है, ये 3 तरीके बता रहा है। पहला तरीका क्या था कि एक गवाह आया है तो उसके जानने वालों की गवाही कि हाँ जी ये गवाह कैसा है, उस तरह इम्पीच किया जा सकता है। दूसरा ये है कि आपने प्रूव करना है कि वो गवाह बिक चुका है, रिश्वत ले चुका है, या रिश्वत एक्सेप्ट कर चुका है, या कोई और ग्रेटिफिकेशन ले चुका है। तीसरा क्या है, बाई प्रूव ऑफ फॉर्मल स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस, ठीक है। आप उसकी फार्मर स्टेटमेंट से भी आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि वो 161 में कुछ कहता है, 164 में कुछ कहता है, और अब जो ट्रायल के दौरान वो कुछ और कह रहा है, उसकी फार्मर स्टेटमेंट से भी आप उसको इम्पीच कर सकते हैं। ये है आपका 151। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा इसकी जो एक्सप्लेनेशन, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि 151 में सिंपली कहा गया कि एक क्रेडिट विटनेस जो एविडेंस देने आता है उसको इम्पीच 2 तरीके से किया जाता है, एक पार्टी खुद कर सकती है या एडवर्स पार्टी कर सकती है, ठीक हो गया। 3 तरीके बताए गए हैं कैसे, कि पहला एक एविडेंस ऑफ पर्सन दैट विटनेस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, जो उन लोगों की गवाही कोर्ट लोग आके गवाही देते हैं कि ये अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है, या फिर ये प्रूव कर देना कि ये रिश्वत ले चुका है या एक्सेप्ट कर चुका है या कोई और मुराद ले चुका है। या तीसरी वो बता रहा है कि या फार्मर स्टेटमेंट, जो उसकी पुरानी स्टेटमेंट है उसको, उससे भी कंट्राडिक्ट किया जा सकता है, उससे भी कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे एक और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एक्सप्लेन, अच्छा इसमें 4 भी था जो कि अब ओमिट हो चुका है, अब ओमिट हो चुका है। इसमें मैं दिखाऊं कि शायद इसमें अब 2016 की स्टेटमेंट, हाँ ये है, ये अब 2016 की स्टेटमेंट में और 16 की जो अमेंडमेंट है उसमें ये ओमिट हो चुका है, ठीक है। तो हमने इसको नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि अ विटनेस डिक्लेयरिंग एन अदर पर्सन, a witness declaring an other witness to be unworthy of credit may not upon examination in chief give reason for his belief, but he may ask his reason in cross examination, and the answer which give cannot be contradicted, ठीक हो गया। ये वही बात है कि जैसे 149 में बताया गया कि एक विटनेस ने जो एक आंसर दिया उसको उसके जवाब में जो भी जवाब दे दिया तो उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा, उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन यह कि उस पर आप फॉल्स एविडेंस का पर्चा करवा सकते हैं, फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगवा सकते हैं, ठीक हो गया। अब सिंपली इसमें यही एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया कि a witness declare another person to be unworthy of credit may not be, अब उस पे अब एक पर्सन जो मतलब सपोज के जो हमारी ये पहली है, पहली इसमें बताया गया कि अगर कोई विटनेस को इम्पीच करना है तो उन विटनेसेस की इंफॉर्मेशन गवाही दिलवा सकते हैं जो कि उसको जानते हैं, जो कि उनको
जानते हैं बाय दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ विटनेस बिलीव टू हिम अनकथी। अब जो लोग उसको जानते हैं कि ये अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है, उनकी गवाही। ठीक हो गया। अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन मजीद बता रहा है कि जो ये लोग जो उसके दोस्त हैं, जैसे अदील की एविडेंस के लिए ये नासिर साहब आ जाते हैं या वकास साहब आ जाते हैं, तो नासिर साहब ने या वकास साहब ने जो भी कोर्ट को बताना है, ठीक है, इस पे कंट्राडिक्शन नहीं करवा सकते, उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर नासिर साहब और वकास साहब ने झूठ बोलना है, ठीक है, नासिर साहब वकास साहब ने झूठ बोलना है कि ये अदील जो है झूठा गवाह है, झूठ बोल रहे हैं, तो इन पे आप फॉल्स एविडेंस का पर्चा करवा सकते हैं। ये था 151। ये तक आपको कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो 151 तक, तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीवन? सर 151 का पहला पैरा जो है वो रिपीट कर दें काइंडली। सर ये एक्सप्लेनेशन ये भी सही तरीके से समझ नहीं आई सर। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। पहला पैरा मैडम यही बात करनी है, एक का ये नहीं सर, जो ऊपर है इससे हाँ, ऊपर है। ये पैरा देखें मैडम, उसमें कहा गया कि एक विटनेस जो अदालत में आता है, इम्पीच करना होता है कि उसको मतलब रोक देना, उसको मतलब उसको सच गुलवाना, इम्पीच करना कि उसको रोक देना, उसको झूठ बोलने से रोक देना। ए विटनेस में भी इम्पीच्ड इन फॉलोइंग वेज। कौन से तरीके हैं? पहला तो वो बता रहा है कि जो पार्टी एडवर्स पार्टी है उस वो इम्पीच कर सकती है, या फिर वो पार्टी जिसने उसको बुलाया है वो भी कर सकती है। जी मैडम, आया समझ आपको? जी सर, आ गया। चलें, अच्छा, ये बादशाह साहब आप कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आई? जी सर। इसमें एक्सप्लेनेशन में सिंपली बात की गई है कि कहता है कि एक गवाह आया है, ठीक है, एक गवाह आया है और आके कह रहा है कि ये जो पर्सन, जो गवाह, ये जो मतलब अक्यूज है, या ये जो पर्सन आया हुआ है, गवाह आया हुआ है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये सच्चा गवाह नहीं है, इसने पहले भी झूठी शहादतें दे चुका है। ठीक हो गया। तो जो पर्सन ये गवाही दे रहा है उसके उस पे आप क्रॉस कर सकते हैं, उससे सच गुलवा सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि उस पे आप मजीद कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते, मतलब मजीद उसके लिए मजीद फिर एविडेंस नहीं दे सकते, उस टाइम उस पर क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप उस पर फॉल्स एविडेंस का पर्चा करवा सकते हैं। बादशाह साहब, आप आए हैं अदालत में, ठीक है, आपने कहा कि ये जो अदील अहमद ने गवाही दी है, अदील अहमद झूठा गवाह है, अदील अहमद झूठा गवाह है, अदील अहमद झूठ बोलता है, अदील अहमद के खिलाफ तो मतलब पहले 4 पर्चे हैं। ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं कि आप पे फिर कोर्ट क्रॉस, दूसरी पार्टी क्रॉस कर सकती है, ठीक है, लेकिन मजीद जो क्रॉस कर लेंगे तो वो फाइनल होगा, उस पर मजीद एविडेंस नहीं होगी, एविडेंस पे एविडेंस नहीं होती, एक दफा एविडेंस होती है। ठीक हो गया। हाँ, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पे फाल्स एविडेंस का पर्चा हो सकता है। जी बासित अहमद, समझ आइए आपको? सर समझ आ गई है सर। क्या समझ आई है? मतलब ये है कि सर अगर एक गवाह आए और वो ये कहे कि ये दूसरा गवाह जो है सर, ये मतलब ठीक नहीं बोल रहा, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, ये मतलब जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो उसके लिए आपको रीजन देनी पड़ेगी उसकी इम्पीचमेंट के लिए। और अगर एक दफा क्रॉस में आप सब मतलब क्लियर हो जाए तो उसके बाद दोबारा आप मतलब उस पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर वो गवाह झूठ बोल रहा हो तो उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस को उसमें उसको चार्ज किया जा सकता है। हाँ जी, ठीक है, बासित अहमद, यही कुछ है। जी नासिर साहब, क्या समझ आई है आपको 151 की? सर जी 151 ये कहता है कि जो ये हॉस्टाइल विटनेस है उसको 1 मिनट तक मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। आपके पास 1 मिनट है, आप जवाब दे सकते हैं। सर 151 ये कहता है कि जो हॉस्टाइल विटनेस है उसको इम्पीच किया जा सकता है और इन फॉलोइंग वे कि जो एडवर्स पार्टी होती है वो एक तो उसको कर सकती है इम्पीच, या जो पार्टी उसे कॉल करती है
वो विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट उसको इम्पीच कर सकती है फॉलोइंग वे में। एक तो जो बाय एविडेंस ऑफ पर्सन, मतलब उसके खिलाफ गवाह पेश करके जो उससे जानते हैं और उसके करैक्टर के बारे में जानते हैं और जो उसे अनवर्थी क्रेडिट साबित कर सकें, उनकी गवाही के थ्रू उसको अनवर्थी क्रेडिट बनाया जा सकता है। आगे सब क्लास 2 में ये कहते हैं कि एविडेंस दे के उसने कोई रिश्वत ली है या उसने कोई ऑफर ऐसी एक्सेप्ट की है या उसने कोई और करप्ट इंड्यूसमेंट जो उसने रिसीव किए हैं, उसके लिए कोई एविडेंस दे के ये साबित किया जाए तो उसकी उसको अनवर्थी क्रेडिट